अब है टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। क्लास 12th आज का सारा टॉपिक, आज की पूरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज। कौन से दो तरीके हैं जिनसे हम लोग अपने आसपास के पौधों को यानी कि फ्लोरा को और अपने आसपास के जानवरों को यानी कि फौना को संभाल के रख सकते हैं। पहली है इन सीटू कंजर्वेशन। पहली है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है जहां पर जानवर रह रहे हैं उसी एरिया को सुरक्षित कर दो ताकि जानवर भी सुरक्षित हो जाएं। जिस पार्क में, जिस जंगल में वो रह रहे हैं उसको हॉटस्पॉट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दो, उसको नेशनल पार्क घोषित कर दो, वहां पे हंटिंग को बैन कर दो, वहां पे गांव वालों का जाना रोक दो। तो उस एरिया को जब हम सुरक्षित घोषित कर देंगे, जब हम उसको प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे अनाउंस कर देंगे, तो उस एरिया के अंदर के जानवर अपने आप ही प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। इसमें लिखो इट इज द कंजर्वेशन। जानवरों को उनके अपने हैबिटेट में, उनके अपने जंगल में संभाल लो। इट इज द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इट इज द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन of whole ecosystem and its biodiversity. It is conservation protection of whole ecosystem and its biodiversity at all levels. यानी कि पूरे के पूरे एरिया को एज इट इज संभाल लो। पूरे के पूरे एरिया में हंटिंग, स्मगलिंग ये सब बैन कर दो, जानवरों के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च को रोक दो। इससे क्या होगा? सो दैट थ्रेटेंड स्पीशीज, जो वो स्पीशीज हैं जो ऑलरेडी डेंजर में है, जो ऑलरेडी खत्म होने वाली हैं, ताकि जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, सो दैट थ्रेटेंड स्पीशीज आर कंजर्व्ड, सो दैट थ्रेटेंड स्पीशीज आर कंजर्व्ड, ताकि थ्रेटेंड स्पीशीज को कंजर्व किया जा सके। इट इंक्लूड्स हॉटस्पॉट्स, उस एरिया को गवर्नमेंट हॉटस्पॉट घोषित कर सकती है। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज। गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। हॉटस्पॉट्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में आपके नेशनल पार्क्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, सब आता है। अब हम बात करते हैं हॉटस्पॉट्स क्या हैं। व्हाट आर हॉटस्पॉट्स? हॉटस्पॉट्स वो इलाके हैं, किसी भी जगह के वो एरियाज हैं जहां पर बहुत सारे पौधे और जानवरों के जीव जंतु पाए जाते हैं, जहां पर बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है। हॉटस्पॉट्स आर एरियाज ऑफ हाई स्पीशीज रिचनेस। हॉटस्पॉट्स और एरियाज ऑफ हाई स्पीशीज रिचनेस। बहुत जीव जंतु पाए जाते हैं, खूब स्पीशीज पाई जाती हैं। There are nearly 34 hotspots in the world. पूरी दुनिया के अंदर नियरली 34 हॉटस्पॉट्स हैं, जिनमें से 3 आर इन इंडिया, जिनमें से 3 हॉटस्पॉट्स इंडिया में हैं। इंडिया में भी ऐसे 3 एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है। एंड इफ दीज आर कंजर्व्ड, इन हॉटस्पॉट्स को अगर हम संभाल लेंगे तो काफी हद तक जानवरों की एक्सटिंक्शन, जानवरों का खत्म होना रुक जाएगा। इफ दीज आर कंजर्व्ड, then extinction will be reduced. If these are conserved, extinction will be reduced. अब लिखो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो एरियाज जहां पे इकोलॉजी को एज इट इज संभाल के रखा गया है। तो बायोडाइवर्सिटी in these ecological areas is protected
biodiversity in these ecological areas is protected by legal measures. कानूनी तरीके से यहाँ पर इन एरियाज को प्रोटेक्टेड घोषित करके यहाँ पर हर ह्यूमन एक्टिविटी को ऑलमोस्ट बैन किया गया है लीगल कानूनी तरीके से. These are the areas, और ये एरियाज कहीं पर भी हो सकते हैं, ये पहाड़ों पर भी हो सकते हैं, ये एरियाज प्लेन्स में भी हो सकते हैं, रेगिस्तान में भी हो सकते हैं. These are the areas with different biological diversity. ये वो एरियाज हैं जिनकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अलग अलग हो सकती है, जिनके अंदर जैसे कई प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर कई टाइप के फूड चेन्स के ट्रॉफिक लेवल्स, कई टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. कई प्रोटेक्टेड एरियाज अलग अलग भी हो सकते हैं. एक प्रोटेक्टेड एरिया अगर थार हॉट डेजर्ट में है तो एक प्रोटेक्टेड एरिया कोल्ड डेजर्ट में भी हो सकता है. एग्जाम्पल लिखते हैं कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज के. लद्दाख एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वो एक बहुत ठंडा डेजर्ट है. थार एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वो एक हॉट डेजर्ट है. असम के अंदर जो वेटलैंड्स हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां पर एक्टिविटीज अलाउड नहीं है. फिर सुंदरबंस में जो वहां का नमकीन पानी वाले, कीचड़ वाले, दलदल वाले एरियाज हैं, दे आर प्रोटेक्टेड क्योंकि उनके आसपास भी काफी बायोडाइवर्सिटी है. इस पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 37,000 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं. Nearly 37,000 protected areas in world, and there are nearly 647 protected areas in India. Nearly 647 protected areas India में है. अब क्या अलाउड नहीं है? नॉट अलाउड. नेशनल पार्क्स वगैरह में या प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या अलाउड नहीं है? ऑलमोस्ट कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी करना अलाउड नहीं है. गाय भैंसों को ग्रेजिंग करवाना अलाउड नहीं है. जंगल काटना अलाउड नहीं है. और हैबिटेट, उनके रहने वाले जानवरों के हैबिटेट में मैनिपुलेट करना, उनके हैबिटेट को बदलना अलाउड नहीं है. इंडिया के अंदर जो सबसे पहला नेशनल पार्क बना था वो है जो आज जिसको हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं. फर्स्ट नेशनल पार्क इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. और एक रॉयल पार्क है जो स्टार्टिंग के कुछ पार्क्स में से बना था वर्ल्ड में, जो सिडनी के पास है, नियर सिडनी, एंड इट इज वेरी ओल्ड. ये भी कुछ स्टार्टिंग वाले नेशनल पार्क्स में से है. प्रोटेक्टेड एरियाज नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकती हैं. दोनों में कुछ डिफरेंस तो है. अब हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की, और इधर हम साथ ही बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की. ओवरऑल तौर पे देखा जाए प्रैक्टिकली तो तुम्हें कोई बहुत डिफरेंस नजर नहीं आएगा, पर कहने में जो लीगली पेपर्स पे होता है उसके हिसाब से नेशनल पार्क्स में पौधे और जानवर दोनों को सुरक्षित रखा जाता है. बोथ फ्लोरा एंड फौना आर प्रोटेक्टेड. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ओनली फौना आर प्रोटेक्टेड. जनरली जानवरों के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में. नेशनल पार्क्स में गांव वाले जो आसपास के ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो अपने जानवरों को चारा खिलाने नहीं आ सकते. ग्रेजिंग इज नॉट अलाउड नेशनल पार्क्स में. लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ हद तक ग्रेजिंग अलाउड है. सम ग्रेजिंग इज अलाउड, लेकिन वो हद जनरली गवर्नमेंट तय करती है या इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स तय करते हैं, जो पेपर्स पे तय होती है पर प्रैक्टिकली नहीं होती. यहाँ पर आप जाकर नेशनल पार्क के आसपास या नेशनल पार्क के अंदर अपनी खुद की जमीन नहीं खरीद सकते. प्राइवेट लैंड ओनरशिप नॉट अलाउड.
लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई लोग अपना फार्म हाउस या कुछ जमीनें खरीद सकते हैं. प्राइवेट लैंड ओनरशिप इज परमिटेड. लेकिन सबसे ऊपर होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो मल्टीपर्पस होते हैं. वहां पे सारे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाता है, जो भी है, पानी, तालाब, नदी, जानवर, पौधे, मिट्टी, सबको प्रोटेक्ट किया जाता है. सो वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स आल्सो. Biosphere reserves, they are multi-purpose protected areas. ये multi-purpose protected areas होते हैं. Biosphere reserves, they preserve genetic diversity. Biosphere areas, biosphere reserves, ये genetic diversity को भी preserve करते हैं. यहाँ पे जनरली एनिमल्स के साथ रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट किया जा सकता है. रिसर्च वर्क के लिए एनिमल्स प्रोवाइड होते हैं, लेकिन जनरली बायोस्फीयर रिजर्व्स में सारे रिसोर्सेज को ध्यान से रखा जाता है. इंडिया के अंदर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो मेन है, और सुंदरबंस और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स. अब हम बात कर रहे हैं जोन्स इन बायोस्फीयर रिजर्व्स. We talk of zones in biosphere reserves. Biosphere reserve का पूरा ये एरिया है. Suppose this is the entire area of biosphere reserve. यहाँ पर अंदर पौधे, जानवरों को और कई वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व करा जाता है, संभाला जाता है. तो बेटा जो ऑलमोस्ट सेंटर वाला एरिया होता है वो कोर एरिया होता है. उसके आसपास का जो एरिया होता है वो बफर जोन का एरिया होता है, और जो बाहरी एरिया होता है वो ट्रांजिशन जोन का एरिया होता है. तो जो सबसे अंदर का कोर एरिया होता है वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती. तो सबसे पहला जोन लिखते हैं कोर जोन, या जिसका नाम है नेचुरल जोन. कोर जोन या नेचुरल जोन, यहां पर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड. यहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती. ये पूरा का पूरा कोर जोन लीगली प्रोटेक्टेड होता है, पूरा गवर्नमेंट के हाथों में होता है. कोर जोन के थोड़ा बाहरी एरिया होता है बफर जोन, जहां पर कुछ थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं. बफर जोन सराउंड करता है, इट सराउंड्स कोर एरिया. यहां पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड. लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है. तीसरा वाला जो एरिया है दैट इज ट्रांजिशन जोन. ये आपका क्वेश्चन एक अलग, ये आपका टॉपिक एक अलग क्वेश्चन भी बना सकता है. ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन को हम लोग मैनिपुलेशन जोन भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो मैनिपुलेशन जोन. और ये होता है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. ये बायोस्फीयर रिजर्व का आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे बाहरी पार्ट, जहां पर काफी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड कर सकते हैं हम, जैसे खेती बाड़ी. यहाँ पर सेटलमेंट भी अलाउड है, क्रॉपिंग, खेती बाड़ी भी अलाउड है, और फॉरेस्ट के कुछ प्रोडक्ट्स को अपने बेनिफिट के लिए इकट्ठा करना भी अलाउड है. लिखो एडवांटेजेस ऑफ कंजर्वेशन. जहां पर जीव जंतु रहते हैं उनको उसी एरिया में अगर हम संभाल लें, उन्हें कंजर्व कर लें, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं. अगर किसी जगह को हम बायोस्फीयर रिजर्व बना देंगे तो वहां के रिसोर्सेज खराब होने से बच जाएंगे. देयर इज रिस्टोरेशन of degraded areas
अगर किसी जगह पे वो एरिया डिग्रेड हो गया है, वो एरिया खराब हो गया है, तो दोबारा से वहां पे रिस्टोरेशन करी जा सकती है, उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करके धीरे धीरे वहां दोबारा से पौधे उगाए जा सकते हैं. रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एरियाज बाय बायोस्फीयर रिजर्व्स. बहुत सारी स्पीशीज के को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सकता है और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को संभाला जा सकता है. कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. फिर जो सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स हैं, लैंडस्केप्स, उनकी ब्यूटी को मेंटेन किया जा सकता है. हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी इन जगहों को संभाल सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जनरेशंस को भी बायोस्फीयर रिजर्व्स का, जाति प्रजातियों का, जानवरों का और पौधों का, बर्ड्स का फायदा हो. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कंजर्वेशन से सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है. Then there is monitoring of conservation process. यानी कि सारा का सारा कंजर्वेशन प्रोसेस कैसा चल रहा है उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए. उसको मॉनिटर अगर किया जाए तो कंजर्वेशन बहुत फायदेमंद रहती है. अगर देखा जाए कि जो चीजें हमने कंजर्व करनी है वो हुई है कि नहीं हुई, तो ये बहुत अच्छा रहता है. अब क्वेश्चन लिखो इसी में. अभी हम इन सीटू कर रहे हैं. इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जहां पर जानवर रहते हैं उस एरिया को ही संभाल लो तो जानवर भी संभल जाएंगे. अब क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज MAB प्रोग्राम? व्हाट इज MAB प्रोग्राम? MAB प्रोग्राम का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. MAB प्रोग्राम होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको यूनेस्को ने स्टार्ट किया था ताकि ह्यूमन एनवायरनमेंट पे पोल्यूशन के इंपैक्ट को रोका जा सके. जर्नल वैसे ही एक अलग सा क्वेश्चन है. This is Man and Biosphere Program. It was initiated by UNESCO और इसको इनिशिएट किया था 1971 में, और इंडिया के अंदर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था 1986 में, जब ये देखा गया था कि पोल्यूशन लेवल्स बहुत बढ़ गए हैं. इसके अंदर क्या किया गया था? इस प्रोग्राम में स्टडी की गई थी कि कैसे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन खराब कर रहा है. स्टडी ऑफ पोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस, कि ह्यूमन बींग्स का एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है. एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन एनवायरनमेंट वाज डन. स्टडी ऑफ पोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस ऑन एनवायरनमेंट वाज डन. अब दूसरा तरीका जानवरों को संभालने का, कि अगर जंगल कट गए तो उन्हें उठाओ और उन्हें, जानवरों को लेकर जाओ, पौधों को वहां से हटाओ. जो कुछ पौधे बच गए हैं उनको बोटैनिकल गार्डन्स में रखो, जानवरों को चिड़ियाघर में दे दो वहां पर, ताकि अपनी रहने वाली जगह से दूर उन्हें संभाला जा सके. दैट इज ex-situ कंजर्वेशन, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का. We talk of ex-situ conservation. लिखो इसकी डिफाइन. जानवरों को उनकी जगह पे नहीं पर कहीं और ले जाके संभालना. इट इज कंजर्वेशन ऑफ सिलेक्टेड रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ अच्छी जाति प्रजातियों के जानवर और पौधों को उनके नेचुरल घरों से अलग ले जाके संभालना और आगे रिप्रोड्यूस होने देना. And animals in places outside their natural homes. Outside their natural homes. It includes off-site collections
एंड जीन बैंक्स। कई बार हमारे पास जीन बैंक्स होते हैं, जो जीन बैंक्स के अंदर हम लोग अलग अलग बीजों को संभाल के रख सकते हैं, जानवरों के एम्ब्रियोज को संभाल के रख सकते हैं कि अगर ये जाति प्रजाति विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो हम इनके एम्ब्रियोज को यूज कर सकें, इनके रिप्रोडक्टिव गैमीट्स को यूज कर सकें, इनकी पॉपुलेशन को प्रोपिगेट करने के लिए। हम लोग जीन बैंक्स के अंदर बहुत सारे पौधों के बीजों को भी संभाल के रख सकते हैं। अब लिखो कि ऑफ साइट कलेक्शंस क्या होती हैं। What are off-site collections? जंगली जानवरों को और पालतू जानवरों की स्पीशीज को चिड़ियाघर में, बोटेनिकल गार्डन्स में, आर्बोरिटम्स में संभाल कर रखना। आर्बोरिटम्स बहुत ह्यूज गार्डन्स होते हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर मेंटेन्ड होते हैं। ऑफ साइट कलेक्शंस में लिखो, दीज आर कलेक्शंस ऑफ wild and tamed species. These are collections of wild and tamed species in botanical gardens. Botanical gardens में तो बेटा ज्यादातर पौधों को ही रखा जाता है। Botanical gardens में हर्बेरियम्स भी होते हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स, जिसमें कई पौधों की स्पीशीज को सुखा के रखा जाता है और उनकी क्लासिफिकेशन भी वहां लिखी होती है। वो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं ज्यादातर। दीज आर रिलेटेड टू पौधास। सो इट इज कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड टेम स्पीशीज इन बोटानिकल गार्डन्स, जू एक्सेट्रा। जू के अंदर भी हम जानवरों को रख सकते हैं, पौधों को भी रख सकते हैं। हमारे पास नियरली 1500 बोटानिकल गार्डन्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और बहुत सारे many arboretums भी हैं, and many arboretas या many arboretum। ये वो गार्डन्स होते हैं जिनमें पेड़ भी होते हैं और छोटे पौधे बहुत होते हैं, with trees and shrubs। अभी मुझे लग रहा है मीटिंग एंड होने वाली है। जब मीटिंग दोबारा रीजॉइन आप करोगे तो मैं आपको वो आर्बोरिटम दिखाऊंगी जिसको मैंने विजिट किया हुआ है। नियरली 1500 बोटानिकल गार्डन्स और आर्बोरेटम्स हैं, और हमारे पास नियरली इन 1500 बोटानिकल गार्डन्स और आर्बोरेटम्स में तकरीबन 80,000 स्पीशीज पौधों की कंजर्व्ड है। मैं आपको नहीं, ये सिर्फ पौधों की नहीं है, ये फ्लोरा फौना दोनों की है 80,000 स्पीशीज। कलेक्शन, ऑफ साइट कलेक्शन में क्या क्या हो सकता है? जो बोटानिकल गार्डन्स, जू, आर्बोरिटास, इनमें जो कलेक्शन होती है वो किस किस की हो सकती है? कलेक्शन इंक्लूड्स, बीजों को रखा जा सकता है, जो रेयर पौधों की स्पीशीज है उनके बीजों को संभाला जा सकता है। वहां पर टिश्यू कल्चर की फैसिलिटीज हो सकती हैं कि हम लोग बिना बीज के पौधे को उगा सकें उनके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। वहां पर, और जू के अंदर, ये तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जू के अंदर तकरीबन 800 जू हैं पूरे वर्ल्ड में। 800 जू इन एंटायर वर्ल्ड, अपने आप लिख सकते हो तुम। और जू के अंदर जितने भी पूरी दुनिया में जू हैं, उनमें अब तक हमने 3000 स्पीशीज मैमल्स की संभाली हुई हैं, बहुत सारी स्पीशीज बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की और एम्फीबियंस की, हजारों में स्पीशीज को सुरक्षित रखा हुआ है। और कई बार इनमें से कुछ जानवरों को ब्रीड करवा के इनके यंग वंस को रखा जाता है जू में, और बड़े जानवरों को जंगलों में रिलीज कर दिया जाता है। आफ्टर कैप्टिव ब्रीडिंग, एनिमल्स आर रिलीज्ड इन वाइल्ड। इनको रिप्रोड्यूस करवाकर यंग वंस को रखा जाता है या उनके एम्ब्रियोज को संभाल लिया जाता है, और फिर एडल्ट एनिमल्स को जू में और नेचुरल हैबिटेट्स में रिलीज कर दिया जाता है।
जू वगैरह के अंदर रखना, पौधों को बोटानिकल गार्डन्स में रखना, जानवरों को जू में रखना, आर्बोरिटम्स में भी पौधों को, श्रब्स को, मैंने छोटे पौधों की वैरायटीज को संभालना, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑफ साइट कलेक्शंस? क्या कहते हैं ऑफ साइट कलेक्शंस के? वो कलेक्शंस जो हम उनके नेचुरल हैबिटेट में नहीं पालते, जिन्हें हम अलग ले जाके पालते हैं। ओके, अब हमारे पास बेनिफिट क्या है? रीस्टॉक डिप्लीटेड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशंस जीव जंतु बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, उनको अगर हम उनके नेचुरल हैबिटेट की वजह से, क्योंकि उनके जंगल कटते जा रहे हैं, तो हम उन्हें कहीं और ले जाकर भी रख सकते हैं, उन्हें स्टॉक कर सकते हैं, दोबारा से उनको इंक्रीज कर सकते हैं उनका नंबर। फिर रीस्टोर डिग्रेडेड हैबिटेट्स, जो एरिया बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं। फिर हम लोग जीव जंतुओं को चिड़ियाघर में पालकर, उनको ब्रीड करवाकर, उनके यंग वंस को पालकर, उनको ठीक करके दोबारा से जंगलों में छोड़ सकते हैं। री इंट्रोड्यूस स्पीशीज इन वाइल्ड, रीइंट्रोड्यूस स्पीशीज इन वाइल्ड। अब मैं तुम्हें बता रही हूं किन स्पीशीज को जू वगैरह के जरिए संभाला गया है। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्व्ड स्पीशीज, ब्लैक फुटेड फेरेट और गिंको ट्री, और भी बहुत सारे। ये जिम्नोस्पर्म्स में आता है। XC2 में जीन बैंक्स भी आते हैं। जीन बैंक्स के जरिए भी कई वैरायटीज को संभाला जाता है। ज्यादातर इनके अंदर संभाला जाता है पौधों के जर्म प्लाज्म को, पौधों के गेमीट्स को, पोलन ग्रेन्स को, एम्ब्रियो सैक के एग सेल को। ये वो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, these are institutes that maintain stock of viable seeds, यानी कि उन बीजों को संभाल के रखो भाई जो बीज वायबल हो, जो आगे जाके उग पाए, ग्रो कर पाए, जर्मिनेट की, जिनमें जर्मिनेशन की टेंडेंसी हो। स्टॉक ऑफ वायबल सीड्स, देन लाइव ग्रोइंग प्लांट्स, यानी कि ऑर्चिड्स को, कई लाइव प्लांट्स को भी संभाला जा सकता है, ग्रो करा जा सकता है। और फ्रोजन जर्म प्लाज्म को, पॉलन ग्रेन्स वगैरह को भी फ्रीज करके संभाला जा सकता है। इसी तरीके से प्लांट्स के लिए सीड बैंक्स भी होते हैं। बोथ ऑर्थोडॉक्स सीड्स, ऑर्थोडॉक्स सीड्स को भी संभाला जाता है। वो बीज जो बिना पानी के भी, कम पानी को भी सहले और उग जाएं, ये रफ टफ बीज होते हैं जिन्हें ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहा जाता है। बोथ ऑर्थोडॉक्स सीड्स दैट टॉलरेट लेस मॉइस्चर, एग्जाम्पल सीरियल्स, लेग्यूम्स, ये कम पानी में भी ग्रो कर जाते हैं, कम नमी में भी ग्रो कर जाते हैं। ये बोथ वर्ड काट दो, मतलब एक तो इन बीजों को संभाला जाता है, ऑर्थोडॉक्स सीड्स को, और एक संभाला जाता है रिकैल्सिट्रेंट सीड्स को। ये वो पौधे हैं जो बड़े डेलिकेट हैं और कम मॉइस्चर में मर जाते हैं, दैट गेट किल्ड ऑन रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर। अगर इनके आसपास मॉइस्चर की कमी होती है तो ये बीज मर जाते हैं, दैट गेट किल्ड ऑन रिडक्शन ऑफ मॉइस्चर। तो इन दोनों टाइप के सीड्स को, ऑर्थोडॉक्स सीड्स एंड रिकैल्सिट्रेंट सीड्स, सो बोथ टाइप ऑफ सीड्स आर कंजर्व्ड। रिकैल्सिट्रेंट सीड्स में एग्जांपल्स आप लिख लो, कोकोआ, कोकोनट, जैकफ्रूट। So both types of seeds are conserved.
इसी तरीके से ऑर्चिड्स में लीची के पौधों को संभाला जाता है, ऑयल पाम के प्लांट्स को संभाला जाता है, रबर के प्लांट्स को कंजर्व करा जाता है. अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर्स, these are also the main ones. फिर अपार्ट फ्रॉम दिस XC2 में देर इज क्रायो प्रिजर्वेशन, जहां पर एनिमल के सेल्स को, टिश्यूज को, ओवम को, एग को, एम्ब्रियो को, स्पर्म्स को बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर पर सालों साल संभाला जाता है. इट इज प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल सेल्स, animal tissues, gametes and embryos at -196 degrees in liquid nitrogen. एक छोटा सा काम और करना है, मतलब एक और क्वेश्चन एक और लिखना है, दैट इज हॉटस्पॉट्स कौन से इंडिया में. व्हाट आर मेजर हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. ऐसे कौन से एरियाज है इंडिया में जहां पे बहुत नेचुरल वैरायटी है. इनमें मेन है वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स यहां पर प्रेजेंट है ट्रॉपिकल एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट. बहुत बारिश होती है यहाँ, घने जंगल हैं. देयर आर मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स. इन एरियाज में बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं. खूब सारे एम्फीबियंस पाए जाते हैं और खूब सारे रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं. वेस्टर्न घाट के अंदर दो एरियाज हैं जो बहुत फेमस है अपनी नेचुरल ग्रीनरी के लिए. एक है साइलेंट वैली एरिया और दूसरा है अमम्बलम रिजर्व. ये दोनों एरियाज बहुत ग्रीन एरियाज हैं. फिर इंडिया में हिमालयाज के पहाड़ों में बहुत बायोडाइवर्सिटी है. देन इंडो बर्मा हॉटस्पॉट. इंडो बर्मा हॉटस्पॉट एरिया ये भूटान से लेकर म्यांमार तक जाता है और यहाँ पे बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं. खूब सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, मेनी प्रिमिटिव एंड न्यू एंजियोस्पर्म्स, खूब सारे फ्लावरिंग प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, आर फाउंड. जंगलों में सिल्वी कल्चर भी होता है. जंगलों को संभाला जाता है उनकी लक्कड़ वगैरह के लिए भी.